जैसा कि मैं आज रोशनबाग प्रयागराज के रोशनबाग इलाके में आया हूँ और हमारे सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह जी सामने हैं, जिनको कि बंटी भैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनसे पूछते हैं कुछ यहाँ की समस्याओं के बारे में। नमस्कार बंटी जी। नमस्कार आशुतोष जी, मैं दिलजीत सिंह पुत्र सरदार अजीत सिंह जी पप्पू सिल्क स्टोर का ओनर हूँ और रोशनबाग व्यापार मंडल का अभी नया दायित्व मिला है अध्यक्ष पद का। इसको आप सब लोगों के सहयोग से मैं पूरा भी कर रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में कुछ समस्या आ रही हैं। अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ के लोकल व्यापारियों से, तो उन्होंने बताया यहाँ पे सुलभ शौचालय की सबसे प्रमुख समस्या है। लेडीज़ भी यहाँ पे स्टाफ काफ़ी हैं, उनके लिए आपने क्या किया है, क्या सोचा है? जैसा कि आपने बताया कि यहाँ लेडीज़ स्टाफ भी कई दुकानों में है। उनके अलावा जो सबसे बड़ा जो वो हमारा मुद्दा है, यहाँ लेडीज़ कस्टमर लगभग 100 किलोमीटर दूर से हमारे रोशनबाग बाज़ार में आती हैं, जिनकी सबसे प्रमुख समस्या यही है कि यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है। जिसके लिए अभी हम लोगों की कुछ दिन पहले नगर आयुक्त साहब से मीटिंग भी थी, इसके लिए हमने ये मुद्दा उठाया। तो उन्होंने कहा है बस ये 15 अगस्त बीत जाने दीजिए, तो हम लोग किसी पार्क को चयनित कर उसका कंप्लीट वहाँ पर सुलभ शौचालय बनाने का पूरा प्रबंध उनके सहयोग से बिल्कुल होगा। अच्छा जी, चलिए, मतलब इस पे काम हो रहा है, ये हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ चोरियाँ बहुत हो रही हैं, इधर बीच में काफ़ी हमने सुना है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे की कमी है काफ़ी यहाँ पे, और सुरक्षा की व्यवस्था कम है। लोग शायद बेरोजगार ज़्यादा हो गए तो चोरियाँ भी बढ़ गई हैं, ये भी कारण हो सकता है। इस पर क्या करना चाह रहे हैं आप? इसके लिए भी हमारी शासन प्रशासन से पूरी कंप्लीट बात हुई है। तो जो शासन के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उनके अलावा हम लोगों ने पदाधिकारियों ने अभी मीटिंग करी है इस मामले में। हम लोग पूरे बाज़ार में लगभग 16 से 20 कैमरों की हम लोग की बात हो रही है, जो 20 कैमरे जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में इंस्टॉल हो जाएंगे। सारे जितने भी हमारे यहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों के सहयोग से यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगेगा। और सिक्योरिटी गार्ड का भी हम लोगों ने प्रबंध किया है, जिसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी से बात चल रही है। बस 2-4 दिन में वो भी कोटेशन फाइनल हो जाने पर हम लोग यहाँ 6 सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध कर रहे हैं, जो कि अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 गलियाँ भी हैं जिसमें भी काफ़ी दुकानदार हैं। तो हर गली के लिए एक हम लोगों ने सजेस्ट कर रखा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रात के लिए तो कम से कम हम लोग करेंगे ही करेंगे। एक समस्या यहाँ पे जाम की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की समस्या दिखती है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी कम है और ठेले भी बहुत लगे हुए हैं। तो उनके ठेले के लिए क्या कुछ इंतज़ाम नहीं किया जा सकता? सर, ठेले के इंतजाम के बारे में अभी जैसा कि 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट का भी आदेश आया है कि उनका कहना है कि पटरी दुकानदार या जितने भी वो हैं उनकी वो लोग एक अस्थाई दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके लिए भी बात हुई थी। अभी माननीय नगर आयुक्त जी से बात हुई थी, जब हम लोग गए थे इस मुद्दे पर भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ये आदेश हम लोगों को मिल चुका है, कुछ दिनों में ही यहाँ से। एक्चुअली हम लोग इस वजह से नहीं हटाते कि अभी जो पीरियड चल रहा है वो वैसे ही बहुत बेरोज़गार वाली पीरियड चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग ठेलों को कोशिश करते हैं कि वो लोग जितना किनारे से किनारे लगा सकें। अपनी तरफ से हम लोग यही कोशिश रहती है। बट जहाँ तक जाम की समस्या है, ये हम लोगों के लिए ज़रा थोड़ा कष्टदायक हो जाता है दुकानदारी करने में, क्योंकि दुकानों के आगे अगर ठेले लग गए तो फिर ये ई-रिक्शे हैं, उसके अलावा भी लोगों का वाहन है, वो नहीं आ पाते। तो 2 व्हीलर्स तक तो चलिए प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ लोग आराम से आ जाते हैं, लेकिन 4 व्हीलर के कोई भी कस्टमर हमारे रोशनबाग में आना इसी वजह से नहीं पसंद करते कि यहाँ बहुत जाम की समस्या रहती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ चौकी इंचार्ज साहब से बात कर रखी है। वो पिकेट लगा कर चौराहे पर रहते हैं कि थोड़ा बहुत डाइवर्जन कर सकें, बट जितना डाइवर्जन उनकी तरफ से होता है वो हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है जी। तो उसके लिए भी कंप्लीट बात हुई है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये भी आने वाले वक्त में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ से भीड़ का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर पाएँ। वैकल्पिक हम लोगों ने वैसे बोल रखा है, अभी आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है हम लोग खुद ही वैकल्पिक कह दें कि भाई आगे जो गलियों में हमारे पार्क हैं वहाँ जाकर ये ठेले दुकानदार अपने लगा लें। लेकिन इस वजह से ही नहीं कह पाते कि जो अभी पीरियड चल रहा है वो वैसे ही बहुत बेरोज़गारी वाला, या आप कह दीजिए बड़ी बड़ी दुकानें भी इस टाइम बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से, या 2 दिन जो हम लोग की बंदी रहती है, शनिवार इतवार वैसे ही बंद रहता है। 4-5 दिन में कोई काम होता भी है तो वो भी नाम मात्र ही हो पाता है। इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत लिबरल रहते हैं कि ज़रा ठीक है लगा लें, लेकिन अब जब जाम आ रहा है तो हम लोगों ने उनके लिए वैकल्पिक एक व्यवस्था कर रखी है, वो आगे हो जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैंने लगभग सभी व्यापारी से पूछा है, बिजली का बिल लोगों का आ रहा है, जीएसटी आप लोग को भरना ही है, इसके अलावा जो स्टाफ कम हो गए हैं उनका घर कैसे चलेगा, या उनके बारे में आपने अध्यक्ष होने के नाते कुछ सोचा है? क्योंकि ये लोग बहुत बेरोज़गार हो गए या तो सैलरी आधी हो गई है। इन सब समस्याओं पे संपूर्ण रूप से आपने इस पर कुछ मीटिंग किया? जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है तो मैंने पर्सनली तो अपनी दुकान के मान लीजिए जो 1-2, क्योंकि मैंने भी 1-2 स्टाफ अपने हटाए हैं, तो उनको मैंने एक वैकल्पिक एक ऑफ़र दे रखा है कि हमारी दुकान से आप कुछ कपड़ा ले जाइए और उसको आप फेरी में या अपने घरों से या जैसे भी आपको जो सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने कहीं कुछ उनसे लिया नहीं है,
सिर्फ कपड़ा हम उन्हें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जितना रोज़ बेचते जा रहे हैं उतने की कीमत हमें अदा कर देते हैं और उसको हम दे देते हैं। बाकी मार्केट का जहाँ तक सवाल है तो हर दुकानों ने अभी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपने स्टाफ को एक आध दो से ज़्यादा किसी ने हटाया हो, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी रोशनबाग में बहुत दुकानों में काफ़ी स्टाफ हम लोगों ने नहीं रख रखे हैं। सिर्फ एक आध दो चार चुनिंदा दुकानों को छोड़ दीजिए तो सबकी दुकान में एक आध दो से ज़्यादा स्टाफ नहीं है। तो वो एक आध दो स्टाफ तक तो हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं किसी तरीके से कि चलिए ठीक है, आने ये पीरियड हम लोगों के लिए थोड़ा ख़राब चल रहा है, उनके लिए कम से कम उनके घर में चूल्हा जलता रहे। तो इस वजह से अभी हम लोगों ने किसी ने भी स्टाफ हटाया नहीं है यहाँ से। हमारे रोशनबाग का ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी ने भी अपने स्टाफ को हटाया नहीं है। और जीएसटी और बिजली के बिल तक की जहाँ बात है सर, तो बिजली का बिल तो लगातार आप समझ लीजिए जिस पीरियड में कंप्लीट लॉकडाउन रहा उस पीरियड का भी बिजली का बिल कंप्लीट हम लोगों को भरना पड़ा, जिसमें कहीं कोई पहले ये हो रहा था कि सरकार की तरफ से कोई रियायत हम लोगों को मिलेगी, बिजली के बिल में रियायत मिलेगी या जीएसटी तो चलिए ठीक है, वो तो हम सेल पर है हमारी, उसमें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा हम लोगों को। जो मेन ज़्यादा वो हैं, जैसे कि अब कंप्लीट 4 महीने का बिजली का बिल हम लोगों को पे करना पड़ा, तमाम और तरीके के जो भी गवर्नमेंट के और भी एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग को पूरे के पूरे बेयर करने पड़े। उसमें हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई रियायत नहीं बरती गई, जिसके लिए लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने कई बार प्रयाग व्यापार मंडल के सहयोग से हम लोगों ने लेटर भी भेजा, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी भेजा, कई लोगों को और भी भेजा, यहाँ ज्ञापन दिया डीएम साहब को कि हम लोगों को कुछ रियायत मिलनी चाहिए, बट उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला, हम लोगों को कोई रियायत नहीं मिली। इस पर क्वेश्चन मेरा आपसे पूछने का मन कर रहा है, क्योंकि आप बहुत से लोगों के संपर्क में हैं। एक समस्या बहुत कॉमन हो गई है जिस पे एक मुहिम भी चालू हुई है। कानपुर में मैंने देखा है, अभी एक आंदोलन हुआ था नो इनकम नो फीस पे। स्कूल की समस्या बहुत बड़ी है, इस साल पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आगे भी लग रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा व्यापार है हमारे देश में स्कूल का। वो लोग फ़ीस के लिए प्रेशर बना रहे हैं बच्चों के, और कुछ लोग के पास तो हैं पैसे देने के लिए, जिनकी सैलरी आ रही है, जिनका थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है, बट अच्छे खासे लोग ऐसे हैं, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी या तो जो व्यापारी हैं या उनकी सैलरी बंद हो गई, वो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं और वो भी एक व्यापारी हैं और उनका भी व्यापार है, वो फ़ीस छोड़ने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन या सरकार आंख बंद करके बैठी है, इस मुद्दे पे ना डिस्कशन करती है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी ना योगी जी सामने आके कुछ बोलते हैं इस पे, जबकि उनको बोलना चाहिए। लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो बिजली से और स्कूल फ़ीस से, और एक और मुद्दा है लोन EMI से, इससे परेशान है। इस वाले टॉपिक पे आप क्या कहना चाहते हैं, स्कूल प्रशासन को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? जहाँ तक स्कूल फ़ीस की बात है, जैसा कि आपने बताया कि जिनको मान लीजिए सरकारी जिनकी नौकरियां हैं उनके तो चलिए मिल जाती है तनख्वाह, कुछ डिप्रिसिएशन काट के या कुछ काट कर उनको तो पूरी मिल जा रही हैं, और या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है वो तो चलिए बच्चों की फ़ीस भी कर लेगा। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो बेचारे रोज़ आज खाने की भी समझ लीजिए इतनी किल्लत है लोगों के पास कि जहाँ तक कहा जा सकता है, ये प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर सकता हूँ कि लोगों के पास बिल्कुल इस टाइम घंघोर सन्नाटा है, कहीं पर भी कोई व्यापार नाम की चीज़ नहीं है। उस पर से उनके ऊपर जो स्कूल फ़ीस का प्रेशर पड़ रहा है, ये कायदा तो नहीं कहता, इस चीज़ पर एक खुले मंच पर बहस होनी चाहिए कि स्कूल फ़ीस बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मैं पूरी तरीके से इसमें भी वो नहीं करता हूँ कि अगर बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी तो उनको भी अपने आगे टीचर्स को सैलरी पे करनी है। आप जैसे पेमेंट कर रहे हैं ना अपने लोग को, वैसे ही स्कूल वाले भी अपने टीचर्स को कम करके पैसा दे सकते हैं। वो तो हाफ सैलरी पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, शायद ऑनलाइन क्लासेस, जो मेरे भी 2 बच्चे हैं क्लास 11th में और क्लास 7th में, मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं जिनकी डेली बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और टीचर्स कंप्लीट पेन लेते हैं उसके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं साहब टीचर्स पेन नहीं लेते, टीचर्स कंप्लीट अपना सवेरे से वो भी अपना होमवर्क तैयार करते हैं और पूरी तरीके से करते हैं। मैंने ऑफ कैमरे पूछा है बंटी भैया, मैंने और कैमरा पूछा है, लोग कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनसे मना किया गया सामने आके बोलने के लिए, सैलरी उनको पूरी नहीं मिल रही है, कुछ लोग को नहीं मिल रही है, कुछ लोग को आधी मिल रही है। तो वो जो लोग पेमेंट कर दे रहे हैं वो लोग भी तो पेमेंट आधी काट के दे सकते हैं सैलरी, सारे टीचर्स को मैनेज कर सकते हैं इस 1 साल तक जब तक ये महामारी चल रही है। लेकिन वो लोग 1 रुपये जो नहीं कमा पा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, रिक्शे वाले या जिनकी वैन चलती है, इन सब के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, ये मेरा सवाल है आपसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कर दिया अपने स्टाफ को, एक रास्ता दिखा दिया, उसी प्रकार स्कूल क्यों नहीं कर रही है ऐसा? आप स्कूल व्यापारी संघ जो उनके लिए उनको कुछ कहिए कि वो लोग भी कुछ करें, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ आपकी बात। नहीं, बिल्कुल व्यापार संघ, जो स्कूल व्यापार संघ है, उनको इस चीज़ में आकर एक मीटिंग करनी चाहिए। जैसे कि डीएम साहब से मैं भी एक एक्चुअली संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें स्कूल फीस का मुद्दा हम लोगों ने जून में उठाया था।
लेकिन फिर उसके बाद शासन प्रशासन से हम लोग को ये आश्वासन मिला कि साहब हम लोग प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो अभी इतना प्रेशर नहीं दिया जा रहा है स्कूल फीस का, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। डेली पेरेंट्स को मैसेज किया जाता है, उन्हें फ़ोन किया जाता है कि आपको कंप्लीट अप्रैल टू अभी अगस्त सितंबर तक की फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी ही करनी है, जिसमें कई बहुत बड़े कॉन्वेंट्स ने ये कर दिया कि उसको उन्होंने एक एक महीने में डिवाइड कर दिया, बट वो एक एक महीने में भी लोग पे नहीं कर पा रहे हैं उसको, जिसका बहुत आप ये समझिए, क्योंकि व्यापार बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी आप ये समझिए, मान लीजिए मेरे ही आगे बच्चे हैं तो मैं भी उनका 6 महीने की फ़ीस एक साथ बेयर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल जमा करा ही नहीं सकता हूँ। जो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में वो ले भी रहे हैं उसमें भी वो एडमिशन फ़ीस को वेव कर सकते हैं। उनके अलावा भी जो मान लीजिए कई स्कूल हैं जो आज भी आप समझ लीजिए कन्वेंस फीस तक मांग रहे हैं कि भैया हमें तो पे करना है, यू हैव टू पे फॉर इट। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कन्वेंस फीस छोड़िए, टीसी का पैसा मांग रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों का नाम इंग्लिश मीडियम से कटवा के सरकारी स्कूल में डलवाना चाहते हैं, इस साल पैसा ना देने नहीं है आपके पास साल पार करने के लिए, टीसी के लिए पुराने अप्रैल मई जून की फ़ीस वो मांग रहे हैं, पुराने रिजल्ट कार्ड देने के लिए। अब आप बताइए 20,000 25,000 रुपये 2 बच्चों की फ़ीस कहाँ से बंदा ला के देगा, कैसे करेगा? इस चीज़ पे कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है और समझ भी नहीं रहा है। सरकारी स्कूल अगर अच्छे हो जाते तो ये समस्या ही नहीं होती, हम सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देते और हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती माफ़ी, क्योंकि वहाँ की फ़ीस या तो ना होती, ना के बराबर है, या तो बहुत कम होती है। सारी समस्या प्राइवेट स्कूल से है। वैन वाले अलग कह रहे हैं कि भाई हमको पैसा मिलता था पहले मई जून में, भी अब आप लोगों ने सब बंद कर दिया है, उनकी अलग समस्या है, टीचर्स की अलग समस्या है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। ये सवाल मैंने अभी किसी व्यापारी से नहीं पूछा, आपसे केवल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं, आप समझ सकते हैं, और आप जो मैसेज देंगे कम से कम वो हज़ारों लोग तक जाएगा। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्कूल समस्या। डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सुसाइड तक शुरू कर दिए करना, और छिनैती नैती भी उसका एक पार्टी है। तो आप ये सोचिए कि अगर सरकार या जो ये व्यापार संघ है स्कूल वाला, अगर वो नहीं समझेगा, हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं लीक से हट के बता रहा हूँ। आप इसको सोचिएगा कि 10 लोग हैं फ़ीस देने वाले, 5 लोग दे देते हैं फ़ीस क्योंकि कैपेबल हैं, 2-3 लोग देखा देखी दे देते हैं कि उन्होंने दे दिया है, उन्होंने दे दिया है, बचे 2-3 लोग, वो बेचारे करें तो क्या करें? सोना बेच दें अपना उठा के, घर बेच दें अपना उठा के, या कुछ सामान बेच के दें? अब तो वक्त वो भी नहीं रह गया। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सोना भी पड़ा होगा। जो पीछे ये 4 महीने बीते हैं ना लोगों के, उसमें लोगों ने मुझे लगता है कि घर के बर्तन तक बेच डाले खाना कमाने के लिए, क्योंकि जो आदमी रोज कमाता खाता था उनके पास तो पहली बात सोना रखने का कहीं कोई वही नहीं था। जो उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी भी, वो उन्होंने इस 3 महीने के विकट परिस्थितियों में बिल्कुल वो सब खर्च कर दिया। आज हर आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे, क्योंकि मान लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो भी पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि जो हम दुख झेल रहे हैं वो आने वाले कोई भी पेरेंट हो, मैं ये नहीं कहता हूँ वो चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो उच्च वर्गीय हो, चाहे वो बिल्कुल निम्न से निम्न वर्गीय हो, तो वो भेजना जरूर चाहता है। लेकिन जो ये परिस्थितियाँ चल रही हैं इसमें लोगों के पास कमाने खाने का कोई जरिया बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी चल रही है। लोग एक दूसरे को देखना छूना नहीं पसंद कर रहे हैं, लोग कस्टमर्स बाज़ार में नहीं आ रहे हैं कि नहीं, बहुत डर है कहीं ये ना हो जाए। और उसके अलावा भी आप ये समझिए, मान लीजिए कहीं हमारी ही बिल्डिंग में निकलता है तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए भाई साहब, आप पूरे का पूरा बाजार सील कर दिया जाता है। कटरा बाजार पिछले 14 दिन से बंद है, व्यापार वहाँ वैसे ही नहीं था। 14 दिन से बंद होने के बाद आने वाले 14 दिन लोग और नहीं जाते कि भैया अभी वहाँ निकला है, तो इस डर की वजह से कोई आदमी जाना नहीं पसंद कर रहा। तो व्यापार तो कहीं है नहीं, और स्कूल बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, और ये सत्यता भी है। मेरी जान पहचान में भी या न्यूज़पेपर्स में भी मैं रोज़ यही पढ़ता रहता हूँ। तो इसके लिए तो शासन प्रशासन को क्या, आप ये समझिए बिल्कुल केंद्र को आगे आना चाहिए कि जो भी ये प्राइवेट स्कूल्स हैं इनसे कंप्लीट बात होनी चाहिए। इनका जो आगे जो इनका कोई परिषद होगा या इनकी कोई संगठन होगा, उनको कंप्लीट इस चीज़ में आगे कदम उठाने चाहिए कि ये बिल्कुल कुछ ना कुछ इसमें हम लोग को सहयोग मिले। अब शासन की तरफ से तो चलिए ये होता है कि ठीक है आपको इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर देना, बट कॉन्वेंट्स जो बड़े स्कूल्स हैं, जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहेगी तो हम इंस्टॉलमेंट्स भी कहाँ से पे करेंगे? खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, कहाँ से? आज बैंक की EMI लोग इंटरेस्ट तक बेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है। लोग ये कहें, बैंक तो कहता है ठीक है भैया आप अपने जो आपकी सेविंग्स है उसी में से दे दीजिए, लोगों के पास सेविंग्स कुछ बची ही नहीं है। आप ये देखिए मार्च से आज ये अगस्त हो गया है, लगभग 5 महीने होने को आ रहे हैं, और कहीं लोगों को कोई बिज़नेस नाम का कोई चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस चल ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ सरकारी चीज़ें चल रही हैं। सरकारी जितनी भी चीज़ें आप कह दीजिए, लिकर शॉप, आप लिकर शॉप समझ लीजिए जून में क्या अप्रैल में ही खुल गई।
लोग लाइन लगा के, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे लेकिन लोगों ने लिकर फिर भी खरीदी, जो शौक है जिसका वो पूरा कर रहा है। लेकिन सरकार अपनी कोई चीज़ें नहीं बंद कर प्राइवेट सेक्टर तो सब कुछ बंद हो जाते हैं। हमारी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाता है हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडेज़ के लिए, इस नाम पर कि कोरोना बीमारी फैल रही है, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता कि ये सैटरडे संडे बंद करना भी कोई प्रभावी है। जी जी, कहीं पर भी कोई इसका भी प्रभाव नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल से आप ये समझ लीजिए सरकार का कहीं कोई कदम इस टाइम, कोई ऐसे ठोस कदम उनको उठाने चाहिए जिससे बिल्कुल आप ये समझिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये बीमारी अभी चली जाएगी। देखिए इलाज है ही नहीं, टाइम तो पास करना ही है, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो कर तो रही सरकार सैटरडे संडे का गेम, वो तो चलता रहेगा उस तरीके से। बट वो विफल है, सैटरडे संडे भी आप विफल है। 22 लाख 23 लाख के ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंच गया, बिल्कुल विफल है। हम तो नंबर 1 की तरफ अग्रसर हैं। बिल्कुल अग्रसर हैं सर, किसी चीज़ में नहीं, कम से कम इस चीज़ में तो नंबर 1 अग्रसर हैं ही हैं हम। कि आने वाले टाइम में हमारा आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। डेली आप देख लीजिए कैजुअलिटीज़ भी बहुत हो रही हैं उस चीज़। अब तो एक चीज़ आपने आप देखी होगी, कल आनंद हॉस्पिटल का मैंने केस सुना था, किडनी चोरी तक का इल्ज़ाम लगा है। और एबॉर्शन के लिए लेडी गई थी, 3 दिन तक उसको मिलने नहीं दिया गया, वो मर गई और उसकी लाश तक नहीं दिया जा रहा था। और बताया गया वहाँ घर वाले कह रहे हैं कि मेरी किडनी निकाल दियो। ये किडनी चोरी या अंग चोरी के जो मामले हैं, क्योंकि लाश मिलती नहीं है, तो ये बहुत उठ रहा है। अलग बात है अभी तक ऑन कैमरा ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है, बट ये मुद्दा तो उठ रहा है अच्छी तरीके से। सिर्फ मुद्दे, अब जब तक देखिए इस चीज़ में कहीं कोई सच्चाई से चीज़ सामने नहीं आए, अब सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि एक ब्लेम लग रहा है या लांछन लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कहीं पर भी कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए इस तरीके की कई न्यूज़पेपर्स में भी मैंने या कई लोगों के मौखिक भी सुने कि भैया इस टाइप की चीज़ें भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। अभी पीछे हमारे सोशल मीडिया पर ही एक वो था कि एक डॉक्टर ने 125 लोगों की किडनीज और इस टाइप की चीज़ें कर ली। ये भी आप समझ लीजिए एक छिनौती का पार्ट है। बिल्कुल, आप इसको भी एक छिनौती कह सकते हैं कि जैसा कि आजकल ये चल रहा है, आप कह सकते हैं कि किसी के ऊपर छिनौती जैसी चीज़ें हैं। बाकी मुझे इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं नज़र आती। नहीं, बिल्कुल सत्यता नहीं हो सकती है, होती अब तक तो सामने आ जाती। लेकिन हाँ, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लाशें बदल जा रही हैं, लोग मरा घोषित कर देते हैं, बाद में जो है वो आदमी ज़िंदा होकर वापस आ जाता है। ऐसा बहुत से इलाहाबाद में भी 1-2 केस हुआ था। तो ये सब तो चल रहा है, सबूत नहीं है तो हम लोग इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। एक लास्ट बात, उसी स्कूल में मुद्दे वापस आते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं सोशल मीडिया पे, अनिल गुप्ता जी हैं, गौरव वाजपेयी जी हैं। इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने एक आंदोलन भी किया था। उन्होंने एक राय रखी थी कुछ दिन पहले कि अगर कुछ लोग जो लोग फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों का नाम इस साल कटवा ही दें इंग्लिश मीडियम से, और अपने आसपास के जो छोटे मोटे प्राइमरी और कक्षा 8 तक के स्कूल होते हैं जो हर मोहल्ले में होते हैं 500 मीटर की दूरी में, उसमें उन बच्चों के नाम लिखवा के, और फीस नहीं लगती है। घर वैसे भी रखना है, आपको बाहर भेजना नहीं, बच्चों को घर पे रखिए। एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगले साल एग्ज़ाम दिला दीजिएगा। किताबें सब सस्ती हैं तो फ्री में है, तो इस साल ऐसे काटा जा सकता है। इस मुहिम के साथ जो प्राइवेट जो लोग रहेंगे वो जितना सैलरी देते, वो फीस देते थे स्कूल की, उतने पैसे में उस जगह की, उस स्कूल का जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। वहाँ पे पानी की सुविधा, वहाँ का सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे पब्लिक जब जाएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी सुधरेगी। पार्षद के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसको 200-300 वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए। वो ज़रूर देखेगा 25-30 फैमिली हमारे लोकल से आ रही है स्कूल में जा रही है, उसका जो है सिचुएशन अच्छी करने की कोशिश करेगा। एमएलए भी करेगा, एमपी भी करेगा। तो अगर सरकारी स्कूल सुधर जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। हर साल किताबें बदल जाती इंग्लिश मीडियम में, बच्चे अपने छोटे भाइयों को नहीं दे पाते सेम किताबें। वो सब अगर सरकार अच्छा कर दे तो आप सोचिए ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अगर 25-30 फैमिली हर मोहल्ले से निकल के सरकारी स्कूल में नाम केवल लिखवा दे, प्राइवेट स्कूल से कटवा दे, अगले साल 2 साल बाद जब ठीक हो जाएगा माहौल फिर लिखवा दे, कम से कम बच्चों का साल ना बर्बाद हो और सरकारी स्कूल सुधर जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा उठाया था जिनका मैंने नाम लिया, गौरव वाजपेयी और अनिल गुप्ता जी हैं कानपुर से, और उसको मैंने भी चलाया था। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी एक बाइट आप दीजिए कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सही लगता है तो अपने संस्था में इसको चलाइए। नो डाउट, ये अगर इस टाइप की कोई व्यवस्थाएं हो जाएं कि सरकारी स्कूल हमारे अच्छे हो जाएं, तो हम लोगों को सरकारी स्कूल में भेजने में भी कोई गुरेज नहीं है। हम अपने बच्चों को सिर्फ उनका भविष्य सुधारना चाहते हैं। हमारे लिए कदापि मायने नहीं रखता कि वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, इसका कहीं कुछ वो नहीं। क्योंकि जैसा हम लोग पीछे देखते चले आए सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं, वहाँ टीचर्स अगर हफ्ते में 6 दिन की क्लासेस हैं तो शायद 2 दिन पहुँचते हैं, और स्कूल में पहुँच भी गए तो वो अपना खाना सब्जी बैठ के बनाते रहते हैं। अगर व्यवस्था सरकार इस चीज़ों में इंटरेस्ट ले और हम लोगों को भी ये चीज़ लगे कि हाँ भाई स्कूल, सरकारी स्कूल हमारे मोहल्ले के या सोसाइटी के या लोकल अगल बगल भी लोगों का लगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, तो सरकारी स्कूलों में भी भेजना कहीं कोई बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेशर भी, इस चीज़ का फाइनेंशियली प्रेशर भी बहुत कम पड़ेगा। जैसा कि अभी
क्योंकि ये पीरियड अभी आना, साल 2 साल हम लोगों को बिल्कुल इसको संभालते संभालते और संभलते लग जाएगा। तो अगर सरकार इस चीज़ में कोई भी कदम उठाए तो ये बहुत ही सराहनीय कदम हुआ उनका, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ में सहयोग करते हैं। जी धन्यवाद बंटी जी, आपने काफ़ी अच्छा सवाल का जवाब दिया हमारे, और कई सवाल लीक से हट के भी थे, लेकिन आपसे पूछना बड़ा अच्छा लगा और ये हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा जान के कि आप इसमें क्या राय रखते हैं। आप काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों लोग यहाँ पे हैं दुकान में, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपकी ये बात वहाँ तक पहुँचेगी। और ये स्कूल वाला मुद्दा भी हम चाहेंगे कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं फ़ीस, इस मुद्दे पे काम करें और आप लोग में से कोई लीडर बन के इस तरह का स्कूल वाला मुहिम चलाए और इस साल बच्चों का करियर ख़राब होने से भी बचाए। कोरोना में ज़बरदस्ती स्कूल ना भेजे, जब न्यायालय नहीं खुल रहे हैं और नेता बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों भेज दें स्कूल। ठीक है, तो हो सके तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, कैमरामैन आकाश राय के साथ में।